नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के थोड़े डीप क्वेश्चंस को और जो आसान क्वेश्चन है उनको नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ की अभी तक हम 24 क्लासेस कवर कर चुके हैं। ये हमारी उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू की 25वीं क्लास यहाँ पे हम कवर करेंगे। इसमें आपको उत्तराखंड के डीप क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और नए पैटर्न के अनुसार देखने को मिलते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में जो उत्तराखंड के क्वेश्चन बने हैं आपसे, हम उनको कवर कर रहे थे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। साथ में बीएस नेगी जी की पुस्तक से जितने भी एमसीक्यूज हम इंपॉर्टेंट हैं उनको बनाकर यहाँ पे कवर कर रहे थे। आज से इस सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। धामी जी की पुस्तक हमारी सीरियल वाइज चल ही रही है। कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स थे कि बीएस नेगी जी की पुस्तक भी कवर की जाए। उनकी पुस्तक को हम एडवांस्ड एमसीक्यू वाली क्लास में कवर करेंगे। उसमें जो सिलेक्टेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके एमसीक्यूज पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम आगे इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ट्रेल के द्वारा 1833 में कहां पर देसी चिकित्सक की नियुक्ति हुई थी? ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि विलियम ट्रेल ने देसी चिकित्सक की नियुक्ति कब करी थी? 1833 में। और ये नियुक्ति उसने कब करी, कहां करी थी? अल्मोड़ा में करी थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था विलियम ट्रेल। ठीक है, अप्रैल 1816 से लेकर के 1817 तक यह सहायक कमिश्नर रहता है और फिर 1817 से लेकर 1835 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। ठीक है, इसके काल की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जहां से सवाल बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है, विलियम ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभाजित किया था? इसने पूरी कुमाऊं कमिश्नरी को 26 परगनों में बांटा था। ठीक है, क्वेश्चन आता है, अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य में डाक सेवा कब शुरू हुई? 1815। उसका श्रेय भी ट्रेल को ही जाता है। हालांकि गार्डनर के काल में शुरू हुई, लेकिन उसको सुदृढ़ करने का जो काम किया वो ट्रेल ने किया। विलियम ट्रेल ने ही सबसे पहले उत्तराखंड में पटवारी के पद सृजित किए थे 1819 में। कुमाऊं के अंदर आबकारी विभाग, इसकी स्थापना कब करी गई? अगर ये पूछ लेगा, आबकारी विभाग 1822 में बना। इसे भी विलियम ट्रेल ने बनाया था। विलियम ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए, उसके समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन किया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। वन प्रबंधन को लेकर के, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पहला जो प्रयास किया वो भी विलियम ट्रेल ने किया था। विलियम ट्रेल ने 1826 में साल वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, 1833 में इसने अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी। इसके अलावा इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त करवाए, और भी भूमि बंदोबस्त इसने करवाए, लेकिन जो भूमि बंदोबस्त इसने 1823 में करवाया, जिसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, तो वो भी विलियम ट्रेल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा में जो जेल खुली थी, पहली जेल उत्तराखंड के इलाके में, वो अल्मोड़ा में खुली थी 1816 में, और पौड़ी जेल खुली थी 1821 में, ट्रेल के ही काल में। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चन हमने विलियम ट्रेल के साथ यहीं पर रिवाइज किए। अगला, निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जनसंख्या घनत्व के आधार पे आरोही क्रम में आपने इनको लगाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां था? अगर आपने उत्तराखंड जनसंख्या के आंकड़ों को देखा है, सीधा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हरिद्वार में था। हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व 801 था। आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है, यानी सबसे आगे छोटा वाला और सबसे पीछे बड़ा वाला। हरिद्वार कहीं पर भी बीच में नहीं आता, हरिद्वार आएगा सबसे आखिर में, क्योंकि सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पर था। सीधा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी आपको देखना भी नहीं था, केवल अगर आपको इतना पता था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वो हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम उत्तरकाशी में है, 41।
हरिद्वार में 801 है और उत्तरकाशी का 41 है। उत्तरकाशी के बाद चमोली आता है। ठीक है, अगला, मोछंग किस से संबंधित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित जो मोछंग है यह एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या ये चर्म वाद्य यंत्र है, क्या ये आपका धातु वाद्य यंत्र है, या ये शिशिर वाद्य यंत्र है? तो जो मोचंग है आपका बेसिकली पशुचारकों के द्वारा ये बजाया जाता है, यह एक प्रकार का शिशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से किसने पथिक का नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई थी? इनमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के साथ पथिक नाम जोड़ा था और अस्पृश्यता के खिलाफ काफ़ी सारे उन्होंने आंदोलन चलाए थे और इसके लिए काम किया था? इनका नाम है जयानंद भारती। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आर्य समाज से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, आर्य समाज के साथ ये जुड़े और अपने साथ इन्होंने पथिक नाम जोड़ लिया था। ठीक है, उत्तराखंड में उस समय एक प्रथा प्रचलित थी जिसमें जो शिल्पकार होते थे उनको विवाह के अवसरों पर डोली में बैठने का अवसर नहीं दिया जाता था। उसी के खिलाफ इन्होंने डोली पालकी या डोला पालकी आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन बनता है डोला पालकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयानंद भारती। ठीक है, डोला पालकी से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका भी डाली थी। ठीक है, इनका संबंध पौड़ी से था। पौड़ी में इनका जन्म हुआ था 1881 में। इन्होंने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन भी किया था। उसका गठन इन्होंने 1928 में किया था। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख मंदिर है, दूसरी तरफ ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। जो आपका रेणुका देवी मंदिर है ये नाकुरी में पड़ता है। जो रघुनाथ मंदिर है, काफ़ी फेमस रघुनाथ मंदिर, ये पड़ता है देवप्रयाग में, यानी पहले का 2 है, दूसरे का 4 हो जाएगा। परशुराम मंदिर ये फरासू में पड़ता है यानी कि 1, और माता मूर्ति मंदिर ये माणा में पड़ता है यानी कि 3। 2 1 2 4 1 3 आपका सही विकल्प यहाँ पे होगा। 2 4 1 3 प्रीवियस ईयर का ये सवाल था। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने कई बार भी देखा है जब हमने जीके के सवालों को देखा था, कुछ क्वेश्चंस में जो आपके पास एग्जाम में आए थे, मिलान वाले सवाल में या कथन वाले सवाल में या सही कथन वाले सवाल में, वही उन्हीं कथनों में से, उन्हीं मिलानों में से कोई एक सवाल वो अगले पेपर में बना देता है। तो यहाँ पे हमने 4 मंदिरों को देखा। हो सकता है अगली बार इन्हीं में से किसी मंदिर की लोकेशन आपसे पूछेगा रेणुका देवी मंदिर कहाँ है बताइए, तो आप कहेंगे ये नाकुरी में पड़ता है। ठीक है, माता मूर्ति मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये माणा में पड़ता है। ठीक है, अगला, जनपद बागेश्वर निम्न जिलों से घिरा हुआ है। ये वाला सवाल भी आपसे पेपर में पूछा गया था। जो बागेश्वर है आपका, इसकी एक तरफ से गढ़वाल से चमोली जनपद लगा हुआ है। इसके अलावा कुमाऊं में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इसके साथ लगे हुए हैं। तो कुमाऊं में ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से घिरा है और गढ़वाल की साइड से ये चमोली से लगा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो आंतरिक जिले हैं हमारे, जो किसी दूसरे देश के साथ या किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगते, उनके बारे में आपने ज़रूर देख लेना है कि वो किन किन जनपदों से घिरे हुए हैं। जैसे अल्मोड़ा है हमारा, तो वह पौड़ी गढ़वाल के साथ लगता है, चमोली के साथ लगता है, बागेश्वर के साथ लगता है, इसके अलावा नैनीताल के साथ वो लगता है और पिथौरागढ़। ठीक है, ऐसे ही और जो आंतरिक जिले हैं जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, तो वह उत्तरकाशी के साथ लगता है, चमोली से लगता है, टिहरी से लगता है और आपका गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल से भी लगता है। ठीक है, अगला, निम्न में से किसके प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का निर्माण किया गया था, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था? पहला सवाल यही कि स्वराज भवन जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया, ये कहाँ पर था? ये आपके है कहाँ पे? बागेश्वर में। यह किसके प्रयासों से बनाया गया था? ये बनाया गया मोहन जोशी के प्रयासों से। जो विक्टर मोहन जोशी थे, इनके प्रयासों से ये बना था। ठीक है, 22 जून 1929 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, जब वे 1929 में कुमाऊं यात्रा पर गए थे। ठीक है, अगला, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला समितियों में किस वर्ष बांटा गया था? देखिए, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी या फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी हम इसको कहते हैं। जंगलों को लेकर के उस समय जंगलात को लेकर के, जंगलात कानूनों के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे। तो जंगलात संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी इसको कहा गया, या कुछ जगहों पर कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। ये कमेटी बनी कब थी, ये पूछा जाता है। इसका गठन 13 अप्रैल 1921 में हुआ था।
डेट सहित आपने ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो कुमाऊं कमिश्नर पी विंडम को बनाया गया था, यानी इसका अध्यक्ष जो था वो कुमाऊं का कमिश्नर था। ये जो कमेटी थी कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 में दी थी, उसी साल दे दी थी। अप्रैल में बनी थी, अक्टूबर में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। बाद में वर्ष 1938 में इसी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को 3 जिला कमेटियों में बांट दिया गया। 3 जिले जो उस समय प्रमुख थे, एक अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, ठीक है, यही 3 जिले उस समय मौजूद थे। उसमें बांट दिया गया कब? 1938 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कुंड पौड़ी में स्थित है? इनमें से कौन सा कुंड है जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है? यह है आपका तारा कुंड। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कुछ दिन पहले हमने उत्तराखंड के जो जलप्रपात हैं, ग्लेशियर हैं, कुंड हैं, उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो को देखा था। उसमें हमने देखा कि जो तारा कुंड है ये कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुंड हैं जिनकी लोकेशन पूछी जा सकती है? जैसे लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ पर है? वो आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है। मणिकर्णिका कुंड वो भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। जो वेदनी कुंड है ये कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ जाता है। नारद कुंड, ब्रह्मा कुंड ये कहाँ है? आपके चमोली में पड़ते हैं, ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा भूमि को ABC 3 वर्गों में बांटा गया था? भूमि को 3 वर्गों में, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, इन वर्गों में किसने बांटा था? कई बार हमने इस सवाल को देखा है। ए वर्ग के अंतर्गत वो भूमि होती थी जो स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करती थी, यानी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते थे, वहां से वस्तुओं को ला सकते थे, उनको बेच सकते थे, ठीक है। बी वर्ग वो था जिसमें घास और ईंधन लाने की जो व्यवस्था करनी थी वन विभाग को करनी थी, वन विभाग को उस पर अधिकार दिया गया। और सी वर्ग वो था जो पूरा का पूरा गांव वालों के ही अधिकार में था। ए वर्ग और बी वर्ग जो थे वन विभाग के अधिकार में दिए गए थे, जिसमें गांव वालों को थोड़ी थोड़ी छूट दी गई थी। सी वर्ग पूर्णतः गांव वालों के अधिकार में था। तो किस व्यक्ति के द्वारा यह वर्गीकरण किया गया, भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया? इसका नाम था नेल्सन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2 व्यक्ति थे, स्टिफ और नेल्सन। इन दोनों ने मिलकर 1911 में वन बंदोबस्त कुमाऊं कमिश्नरी में किया और इसी के तहत इन्होंने भूमि को 3 वर्गों में बांटा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, वर्ष 1914 में गढ़वाल के वनों को उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल में बांटा गया था, कि ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। 1914 में दिसंबर में गढ़वाल के वनों को 2 भागों में, 2 वर्गों में बांट दिया गया, उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल। कब बांटा? 1914। यही आपका उत्तर है। 1916 में उत्तर गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना भोला और दक्षिण गढ़वाल के लिए ऑसमोस्टन ने बनाई। क्या ये सही है? उत्तर गढ़वाल के लिए ऑसमोस्टन ने बनाई थी और दक्षिण गढ़वाल के लिए भोला नाम की व्यक्ति ने बनाई थी। तो सेकंड वाला आपका गलत है। 14 में वर्गीकरण किया गया, 16 में दोनों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनी। दक्षिण के लिए किसने बनाई? भोला ने। उत्तर के लिए बनाई ऑसमोस्टन ने, ठीक है। ये गलत हो गया। 1921 में इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया। ये जो विभाजन किया गया था गढ़वाल के वनों को उत्तर और दक्षिण गढ़वाल में, यह एकीकरण होता है 1924 में, 10 साल के बाद, ना कि 7 साल के बाद। तो 1921 इसका उत्तर गलत है। केवल कौन सा सही है? पहला वाला, ठीक है। निम्न में से किसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सरदार-ए-जंग की उपाधि दी गई थी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उसमें उत्तराखंड के लगभग 2500 से ज्यादा सैनिक थे, ठीक है। 2 जो गढ़वाल बटालियनें थी, गढ़वाल पलटन की बटालियनें थी, वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाती हैं। कई सारे सैन्य अधिकारी उनके साथ थे जिनको काफी अच्छे अच्छे पदों पर नेताजी के द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हीं में से एक थे कर्नल पितृशरण रतूड़ी, जो आजाद हिंद फौज में कर्नल के पद तक पहुंचे। इन्हीं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सरदार-ए-जंग की उपाधि दी थी, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1944 में बेसिकली एक जगह पर इनकी सेना मौजूद थी, अराकान फ्रंट इसको कहा गया है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीरता का अपना प्रदर्शन किया, जिसके बाद नेताजी ने इनको यह उपाधि दी, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सैन्य अधिकारी थे उनकी सेना में जो गढ़वाल से थे? उनमें आते हैं जो नेताजी के निजी सहायक बने थे, उनका नाम था बुद्धि शरण रावत, ठीक है। दूसरे जो बोस की अंगरक्षक बटालियन के कमांडर बने थे, उनका नाम था देव सिंह दानू। इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
जो मेजर पदम सिंह गुसाई थे, ये सुभाष रेजिमेंट जो बनाई थी उन्होंने, उसकी 3री बटालियन के नेतृत्व करता थे। और कर्नल पितृशरण रतूड़ी सुभाष रेजिमेंट की 1ली बटालियन के नेतृत्व करता थे। ठीक है। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? देखिए, कुमाऊं में गोरखाओं के द्वारा भूमि बंदोबस्त जब किया गया पहली बार 1791 में, ये किया था जोगामल शाह ने। ये पहला गोरखा सूबा था जिसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था। इसी के द्वारा सबसे पहले कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया गया गोरखाओं के द्वारा। ठीक है। इसने बेसिकली प्रति व्यक्ति पर 1 रुपए का टैक्स इसने लगाया था, मांगा कर उसको बोला गया। इसके अलावा इसने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया, जिसे बीसी नाम से कहा जाता है, यानी हर नाली पर 1 रुपया। ठीक है, हर 20 नाली पर 1 रुपया। तो 20 नाली पर 1 रुपया बीसी नामक कर किसने लगाया था? इसी जोगामल शाह ने लगाया था। ठीक है। इसके अलावा इसने शुवांग दस्तूर नाम का एक टैक्स भी लगाया था। बेसिकली गोरखों के जो दफ्तर होते थे उनके खर्चे के लिए हर गांव से इसने शुवांग दस्तूर नामक टैक्स लेना शुरू किया था। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? कुछ ही दिन पहले हमने ग्लेशियरों को भी डिटेल में देखा था। सोनापानी ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर सब कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नीचे यहाँ पे सूची आपको दी गई है। एक तरफ प्रचलित शब्दावली है, दूसरी तरफ वो क्या है आपने बताना है। ये भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। रेटूड़ा ये क्या है? रेटूड़ा एक प्रकार का परिधान होता है। पहले का हो जाएगा 2। कंसरी ये क्या होता है? ये एक प्रकार का आभूषण है, यानी कि दूसरे का हो जाएगा 3। ब्याली ये एक प्रकार का भोजन है, यानी 1। और हावड़ी ये एक प्रकार का खेल है, यानी कि 4। 2, 3, 1, 4 हमारा सही उत्तर यहाँ पे बनेगा। ठीक है। हो सकता है अगली बार पेपर में पूछ ले रेटूड़ा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे परिधान से संबंधित है। ठीक है। 2, 3, 1, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आभूषण दिए गए हैं, दूसरी तरफ इन आभूषणों को कहाँ पर पहनते हैं वो बताना है। कनफूल कहाँ पर पहना जाता है? कनफूल कान में पहना जाता है, पहले का 2। बुलाक ये नाक में पहना जाता है, दूसरे का 1। धागुला ये कहाँ पहना जाता है? धागुला कलाई में पहना जाता है। ठीक है, यानी कि 4। और तिमणिया या जिसे तिगड़ियाँ भी कहते हैं, इसे गले में पहनते हैं माला, यानी कि 3। 2, 1, 4, 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। कौन से लेख या कौन सा स्थल हमें कहाँ से मिला है वो बताना है। अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है? अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था कि अशोक का शिलालेख हमें कहाँ से मिला है, कालसी, यानी पहले का आंसर होगा 1। आपने विकल्पों को देखा, 2 ऑप्शन आपके सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए, 2 आपके पास बचे। दूसरा देखते हैं, बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख ये कहाँ से मिला है? बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख जो हमें मिला है यह उत्तरकाशी से मिला है। ठीक है, यानी दूसरे का हो जाएगा 4। आपने देखा दूसरे का 4 यहाँ पर है और पहले का 1, तो ये वाला आपका उत्तर बन जाएगा। आपको अगर चारों नहीं भी पता है, कोई 2 भी पता है, विकल्प आपको इस तरीके से दिए जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में कि आप एलिमिनेट मेथड से कर पाएं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। जो अश्वमेध यज्ञ स्थल है इसके साक्ष्य हमें मिले हैं देहरादून के बाड़वाला से, और जानवी नौला ये मिला है गंगोली हाट में। ठीक है, आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगला, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर सवाल है। एक तरफ आपको जगहों के नाम दिए, शहरों के प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ जगहों के नाम दिए हैं। धार्मिक केंद्र, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो प्रमुख धार्मिक केंद्र को दर्शाता है? इनमें से धार्मिक केंद्र है ये वाले, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर। ये जो जगह हैं, ये सारे शहर हैं, ये हमारे धार्मिक शहर हैं। ठीक है, पहले का हो जाएगा 4। पर्यटन गंतव्य, पर्यटन वाले शहर कौन कौन से हैं? तो पर्यटन के लिए जाने जाते हैं औली, मसूरी और रानीखेत। दूसरे का हो जाएगा 1। पूर्व शासकों की राजधानी, पूर्व शासकों की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, कीर्तिनगर, अल्मोड़ा, ये वाला, यानी तीसरे का 2। और व्यापारिक मेले के लिए फेमस है गौचर, बागेश्वर और जौलजीवी, यानी कि चौथे का हो जाएगा 3। 4, 1, 2, 3 आपका सही विकल्प यहाँ पे बनेगा। किस गोरखा शासक के काल में गुरु मंदिर के महंत श्री हरसेवक को कढ़ाई दीप की परीक्षा देनी पड़ी थी? कढ़ाई दीप की परीक्षा यानी अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता था तो उसका हाथ गर्म तेल में डाल दिया जाता था। अगर हाथ जल जाए तो उस व्यक्ति को दोषी मान लिया जाता था। ठीक है, तो कढ़ाई दीप की परीक्षा जो गुरु मंदिर है देहरादून में, गुरुद्वारा है प्रसिद्ध, इनके जो महंत थे श्री हरसेवक, इनको भी देनी पड़ी थी। और इनको ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया था? किसके काल में ये हुआ था? रणजौर सिंह थापा के काल में।
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रणजौर सिंह थापा था अमर सिंह थापा का ही पुत्र था। कुमाऊं में गोरखा सूबा बनकर ये आता है। उस समय गुरु मंदिर के जो महंत थे वो हरसेवक थे। प्रद्युमन शाह के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे थे। इसी बात से ये चिढ़ता था, जिस वजह से इसने महंत के ऊपर हत्या के आरोप लगाए। अब आरोप लगाए थे, उनका कोई साक्ष्य था नहीं, तो साबित कैसे करता। इसने उनको कढ़ाई दी परीक्षा देने को मजबूर किया, जिसमें उनके दोनों हाथ जो थे वे बुरी तरह से जल गए थे। इनको फिर दोषी माना गया, इनसे काफी सारी संपत्ति ली गई। इनकी जो पूरी प्रतिष्ठा थी उसको खत्म करने का प्रयास इसी रणजौर सिंह थापा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन बनता है, गुरु मंदिर के महंत हरसेवक जी की जो पूरी प्रतिष्ठा थी, जो इनकी इज्जत थी, वो वापस किसके काल में आई? तो ये आप कहेंगे हस्तिदल चौतरिया के काल में। हरसेवक राम जो थे ये इनको इनकी प्रतिष्ठा पुनः हस्तिदल चौतरिया के काल में मिली थी। ठीक है, अगला, कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लाई गई? देखिए, कुमाऊं के अंदर लाइसेंस नीति जो लाई गई थी 1889 में लाई गई। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि पूरे भारत में लाइसेंस नीति 1857 की क्रांति के ठीक बाद लाई गई थी, लेकिन उत्तराखंड के इलाके में क्योंकि यहाँ पर क्रांति का उतना ज़्यादा असर नहीं था, ऊपर से यहाँ का कमिश्नर हेनरी रैमजे था, जिसने कहा था कि यहाँ की जनता ने हमारा साथ दिया है, अगर हम उन्हीं के ऊपर भी ऐसे कानून लागू करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अंग्रेजों ने उस समय यहाँ पे लाइसेंस नीति को जारी नहीं किया, लेकिन कुमाऊं में इसे लाया गया कब? 1889 में। इसे ध्यान रखना, कॉपी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। जब ये लाया गया उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? J.R. ग्रिग उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इनमें से कई सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कई सारे सवाल ऐसे थे जो हमने बीएस नेगी की पुस्तक से लिए। आगे भी पूरी बीएस नेगी जी की पुस्तक को और केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में ऐसे ही कवर कर जाएंगे। धामी जी की पुस्तक हमारी सीरियल वाइज चल ही रही है, उसको वैसे ही कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। और डिटेल नोट्स के लिए थ्योरी की क्लासेस परीक्षा वाणी की हमारी चल रही है, वो भी लगातार चलती रहेगी। साथ में इकोनॉमिक्स और मध्यकालीन भारत की जो हमारी सीरीज आधी रुकी हुई है, उसे भी बहुत जल्द दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सीरीज है एमसीक्यू, उसके साथ साथ बहुत जल्द ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।